अभी सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रखा है, पर थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं उसका। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सर्कुलर मोशन के लिए। उसके बिना दुनिया का कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा नहीं है कि कोई नया फोर्स आ गया है, हम ऑलरेडी ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये सारे पढ़ते आए हैं। ये उन्हीं का ही एक फॉर्मेट होता है, एक उन्हीं का ही दूसरा रूप है, इसको अलग तरह से अपन यूज करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने समझा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें अपन ने समझी सर्कुलर मोशन के लिए, है ना। अब देखो सर्कुलर मोशन में कुछ और चीजें अपन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस अपन करेंगे। जैसे क्वेश्चन के तौर पे अगर हम मान लो ये देखें, क्वेश्चन के तौर पे मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल को सेंट्रीपिटल के बराबर कर देते हैं, तो उससे हमारी क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है, सिंपल से सवाल से मैं शुरुआत करता हूं। मान लो एक रस्सी है, एक रस्सी में कोई ब्लॉक को हमने बांधा हुआ है, ये ब्लॉक है, ये रस्सी है, ये मान लीजिए ब्लॉक है। ब्लॉक का मास है 2 kg। कितना है? 2 kg। ये ब्लॉक इस रस्सी से बांध के यहाँ पे फिक्स है, और ये ब्लॉक जो है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकंड से मोशन कर रहा है। और इस रस्सी की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है कोई 3 मीटर। रस्सी की लेंथ कितनी है? 3 मीटर। तो सवाल क्या है कि इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना क्रिएट होगा इस प्रोसेस में। समझ रही बात? जैसे रस्सी के 2 kg का ब्लॉक बांध दिया, फिर रस्सी को जोर जोर से ऐसे घुमा रहे हैं, तो उसको जब घुमा रहे हैं तो किसके कितने ओमेगा से घुमा रहे हैं? 2 रेडियन पर सेकंड से घुमा रहे हैं। ठीक है। रस्सी की लेंथ कितनी है? 3 मीटर है। ब्लॉक का मास कितना है? 2 kg है। तो सवाल क्या है कि इस रस्सी में टेंशन फोर्स कितना क्रिएट होगा, बता सकते हो? सेंट्रीपिटल को क्या करना है? सेंट्रीफ्यूगल के बराबर करना है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा हो जाएगा? ये जो टेंशन फोर्स होगा, टेंशन फोर्स रस्सी में इस तरह से दिखा देंगे, है ना। ये टेंशन फोर्स हो जाएगा T, ये अंदर की ओर। और सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? mv²/r या फिर m ओमेगा²r, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल, ये बाहर की ओर हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो उनको बराबर करके हम टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो टेंशन फोर्स है हमारा T, ये आ जाएगा m ओमेगा² के बराबर। तो T की जो वैल्यू है ये आ जाएगी m हो गया 2, ओमेगा हो जाएगा कितना? 2 का होल स्क्वायर इंटू r, r कितना हो गया? 3। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 4 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 24 न्यूटन। ये आंसर आ गया। कितना आ जाएगा? 24 न्यूटन। आया समझ में? ऐसे करते हैं। एक थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स सवाल ले लेता हूं इसमें। जैसे ये एक रस्सी है, इस रस्सी से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, फिर एक रस्सी है, और इस रस्सी से भी एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है। ये ब्लॉक जो दोनों ब्लॉक है, इनके जो मासेज है, ये मासेज 1 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, और इसको भी हम ओमेगा बराबर कोई 2 रेडियन पर सेकंड से मूव करवा रहे हैं, है ना। यहाँ से ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लो, इसे हम मान के रोटेट करवा रहे हैं। तो सवाल क्या है कि इस रस्सी में ये जो लेंथ है ये 1 मीटर है, और ये जो लेंथ है ये भी कितनी है? 1 मीटर है। समझ आई बात? तो सवाल ये है कि ये जो रस्सी होगी, इसमें मान लो टेंशन होगा कोई T1 इस तरफ, और ये रस्सी होगी, इसमें कोई टेंशन होगा T2 इस तरफ। तो ये जो T1 और T2 जो टेंशन है,
क्योंकि हमने इस बार क्या ले लिया, दो रस्सियां ले ली, दो ब्लॉक ले लिए मासेस के, उनके बीच का टेंशन निकालना है, T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T1 और T2 की वैल्यू क्या आएगी? T1 4 न्यूटन और T2 8 न्यूटन। तो आप एक गलती यहाँ पे कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो T2 इसको इधर खींच रहा है तो T2 इसको भी इधर खींचेगा, तो गलती कर रहे हो आप T1 को निकालते समय T2 को कंसिडर नहीं कर हो जाएगी आपसे। देखो जब अपन यहां पर फोर्स बैलेंस निकालेंगे तो ये 2 kg जो है इस पे m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर कितना लेंगे इसका, 2 ले लेंगे भाई। इसका जो बाहर की ओर सूडो फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर आर, बाहर की ओर कितना हुआ, 2 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, कितना है इसके लिए 2 मीटर है ना, तो बाहर की ओर सूडो फोर्स कितना है इसका 4, और 4 तक 16 न्यूटन, 16 न्यूटन है बाहर की ओर सूडो फोर्स। लेकिन इसका बाहर की ओर सूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर देखें तो ये कितना है 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1, तो कितना है 4 न्यूटन ही है या नहीं है? अब देखो ध्यान से समझना, जो 2 केजी वाला है, कौन सा 2 केजी वाला, उसके लिए टेंशन T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 बराबर उसके लिए, तो देखो ये T2 है और ये m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो T2 कितना हो गया 16 न्यूटन ही आंसर हो गया ना। इसका एफबीडी देखो 2 केजी पे अंदर की ओर T2 और बाहर की ओर m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो इसका तो एफबीडी के हिसाब से सीधा T2 किसके बराबर हो जाएगा 16 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो 1 केजी वाला मास है ना, इसका जो T1 है, इसका जो T1 है वो कितना हो जाएगा T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर होएगा, तो T2 प्लस इसका बाहर की ओर शूडो फोर्स यानी कि 4 न्यूटन। समझ में आई बात? अगर आप 1 केजी का एफबीडी देखो तो अंदर की ओर कौन है T1, लेकिन बाहर की ओर कौन है T2 भी है और m ओमेगा स्क्वायर आर भी तो है, तो ये दोनों मिलकर किसके बराबर हो जाएंगे T1 के बराबर। तो T1 बराबर क्या होगा T2 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि T2 प्लस 16 प्लस ये हो गया 4, यानी कि कितना हो जाएगा 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो 20 न्यूटन हमारा फोर्स होगा इसका। क्लियर है? अगर 3 ब्लॉक हो तो भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, 3 के केस में प्रैक्टिस करें। ये 1 ब्लॉक था, ये 2 ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, तीसरा ब्लॉक भी देखते हैं। अच्छा आप इसमें ये बताइए, ये जो 1 केजी का ब्लॉक है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, और जो 2 केजी का ब्लॉक है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? क्या सेम होगी, अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। क्या क्या होगी अलग अलग टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 और v2? है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर आर ओमेगा होता है ना, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी और ओमेगा और रेडियस में रिलेशन है, तो v1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी v1 बराबर आर, आर कितना है अपना 1 और ओमेगा कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। v2 निकालना है, v2 बराबर क्या हो जाएगा आर, आर कितना 2, ओमेगा कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आई या नहीं आई?
ठीक है, V1 और V2 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, ऐसे करते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर देख लेते हैं 3 ब्लॉक सिस्टम। जैसे 3 ब्लॉक सिस्टम में एक ब्लॉक यहां हो गया, दूसरा यहां ले लिया और तीसरा यहां ले लिया, और तीनों ब्लॉक आपस में ऐसे रस्सी से बंधे हुए हैं, और यहां से कोई फिक्स कॉर्नर है। ठीक है, ये एक फिक्स कॉर्नर है, रिलेटिव में हम कोई घुमा रहे हैं, है ना। सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ले आता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐड ऑन कर देता हूँ। देखो, मास जो है इसका 1 kg है, इसका 2 kg है, इसका 3 kg। ठीक है, जो लेंथ है ये लेंथ 1 मीटर ही है, ये लेंथ भी 1 मीटर ही है, और ये लेंथ भी 1 मीटर ही है। ठीक है, ओमेगा नहीं दे रखा, लेकिन आपको जो 2 kg है इसका वेलोसिटी दे रखा है, 2 kg वाले का ये दे रखा है कोई 4 मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी दे रखा है? अब आपसे पूछा क्या है, देखो आपसे पूछा है एक तो ओमेगा कितना, एक इसका V1 कितना, एक इसका V3 कितना, और यहां पे जो टेंशन फोर्सेस होंगे, है ना, टेंशन फोर्स, यहाँ का टेंशन फोर्स मान लो T3 है, यहाँ का फोर्स टेंशन T2 है, और यहाँ का टेंशन फोर्स T1 है। तो T1 T2 T3 भी बताओ, T1 T2 T3 भी पूछा है, वेलोसिटी V1 V2 V3 भी पूछा है, ओमेगा भी पूछा है। सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू निकालनी होगी अपन को, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, कितना जाएगा ओमेगा, 2 रेडियन पर सेकंड आएगा ना। सबसे पहले ओमेगा आया क्या, नहीं आया? क्योंकि v बराबर होता है r ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन r। वेलोसिटी कितनी है, 4 है, जहां पे 4 है वेलोसिटी वहां पे रेडियस कितनी है, 2, तो ये कितना हो गया, 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सभी की टेंजेंशियल वेलोसिटी तो अलग अलग है, लेकिन सभी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, है ना। सबकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी। अब इसका यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, सभी का वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। V1 V2 कितना आ जाएगा, हाँ यस बिल्कुल सही। V1 और V3 की वैल्यू, तो यहां से V1 जो है जो कि r ओमेगा हो गया, यानी कि 1 इंटू 2 किया जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और V3 हो जाएगा r ओमेगा। इसका रेडियस कितना है, 3 kg वाले का 3 मीटर है ना, 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा हो गया 2, यानी कि हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर्स आ जाएंगे। समझ आई बात? अब टेंशन T1 T2 T3 निकाल लो। सबसे पहले देखो किनारे वाले से शुरू करना, पहले T3 आएगा, T3 निकालने के लिए सबको देखो m ओमेगा स्क्वायर आर बाहर की ओर देना ही है, m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका भी m ओमेगा स्क्वायर आर। सभी पे सूडो फोर्स बाहर की ओर m ओमेगा स्क्वायर आर लगाए। 3 kg पे T3 इधर लग रहा है,
2 kg पे T2 इधर लग रहा है, लेकिन T3 भी लगाना मत भूलना, और 1 kg पे T2 लगाना मत भूलना। अब ये परफेक्ट फोर्स डायग्राम इनके हो चुके हैं, इससे रिजल्ट प्रॉपर आ जाएगा। आंसर आएगा सबसे पहले ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। एम तो हो गया 3 किलो, ओमेगा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 36 न्यूटन। आंसर आ गया। समझ आई बात? कितना आ गया 36 न्यूटन आ गया T3 की वैल्यू। T3 आ गया। अब देखो T2 निकालना है, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी T3 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर उसका आर, उसका सूडो। T3 T2 बराबर T3 कितना है 36, और एम ओमेगा स्क्वायर है उसका कितना हो जाएगा, एम है 2, ओमेगा हो गया 2 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है उसकी 2, तो T2 कितना आ जाएगा 36 प्लस 16 कितना आ गया 52 न्यूटन। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से T1 की वैल्यू आ जाएगी T2 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर उसका, तो T2 तो है अपना 52 प्लस एम हो गया 1, ओमेगा हो गया 2 का स्क्वायर इंटू आर है 1, तो 52 प्लस 4 यानी कि 56 न्यूटन आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ऐसे करते हैं इस तरह के सवालों को। क्लियर है? ठीक है, ये आ गया T1, T2 एंड T3 की वैल्यूज। बताओ समझ में आई बात? तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सवालों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं सर्कुलर मोशन की, जिसमें हम टेंशन की वैल्यू वगैरह निकालनी हो तो वो निकाल लेते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है, सर्कुलर मोशन में जितने भी पार्टिकल उनकी एंगुलर वेलोसिटी तो रहती है अलग, नहीं एंगुलर वेलोसिटी तो क्या रहती है सेम, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या रहती है अलग रहती है। ठीक है, अब देखो सर्कुलर मोशन में जो एक थ्योरेटिकल पार्ट हमें और समझना होता है। अभी तक जो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, जो सर्कुलर मोशन है उसके दो टाइप है। सर्कुलर मोशन के दो टाइप है। दो टाइप कौन कौन से सर्कुलर मोशन के? एक टाइप तो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दो टाइप। एक तो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म। देखो एक तो है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है यूनिफॉर्म में एंड नॉन यूनिफॉर्म में, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे अभी जो अपन सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे ना वो यूनिफॉर्म पढ़ रहे थे, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें वेलोसिटी क्या रहे, जो स्पीड जो है वो क्या रहे कांस्टेंट रहे, है ना। ऐसा कोई सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड क्या रहती है सेम रहती है, स्पीड कांस्टेंट। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहे बदल रही हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो ऐसे केस में जो सर्कुलर मोशन होता है वो कौन सा होता है यूनिफॉर्म। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो देखो हमेशा नॉन जीरो होता ही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सर्कुलर मोशन की नेसेसरी कंडीशन है, वो तो होगी ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रही है ना। और वो डायरेक्शन चेंज कौन कराता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करवाता है। आई बात समझ में? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा इसमें, लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना एटी, एटी क्या होता है जिससे
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कराने के लिए जो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। लेट्स सपोज ये देखो सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में अगर मान लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करवाना चाहते हैं तो हमें इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन देना पड़ेगा ना, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, कम करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और एक जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये तो हमेशा होता है, ये जिसको बोलते हैं एसी, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो एसी तो हमेशा होगा, दुनिया में कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है चाहे वो यूनिफॉर्म है चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा होगा ही होगा। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होता है, जब सर्कुलर मोशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें वेलोसिटी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। तो नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होता है, जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। इसमें भी एसी तो नॉन जीरो है और एटी भी क्या रहेगा, इसमें नॉन जीरो रहेगा, यानी कि एटी भी इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट नहीं होती। इसमें तो स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। किसमें, यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। समझ में आई बात, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो अभी ये जो पंखा चल रहा है 4 नंबर पे, तो ये अपनी स्पीड बढ़ा रहा है या घटा रहा है, कुछ कर रहा है क्या, स्पीड फिक्स है ना इसकी। लेकिन जैसे मैं 1 नंबर कम करूंगा स्पीड इसकी कम हो जाएगी, धीरे धीरे रिटार्ड होके ये फिर वापस एक फिक्स स्पीड पे आ जाएगा। तो जब ये रिटार्ड हो रहा है उस समय क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उस समय वो मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती तब मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी ने स्पीड क्यों बोला मैंने, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी हो जाती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है वो भी चेंज हो जाती है। समझ, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन को तो सर्कुलर मोशन में दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक तो टेंजेंशियल एंड एक सेंट्रीपिटल। क्लियर है। अगर अपन नेट एक्सेलरेशन की बात करें, अगर टोटल अगर बात करें टोटल एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें टोटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, टोटल एक्सेलरेशन कितना, तो ये देखो दो वेक्टर एक तरह से 90 डिग्री पे है, एसी और एटी के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रूट में एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 80 आता है, 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये तो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज है, तो 80 तो कैसे आएगा, डीवी अपॉन डीटी से आ जाएगा। और एसी क्या आता है, एसी का हमेशा फॉर्मूला क्या आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो तो किससे आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर से। लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा, समझ आई बात। इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखो। और एक और बात, किसी समय पर मान लो ये यहां से फाई एंगल बना रहे हैं, जो टोटल एक्सेलरेशन है ना वो रेडियस के साथ या सेंटर के साथ क्या बना रहा है, फाई एंगल। तो यहां पर इस टेन फाई की एंगल वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या 80 अपॉन 80 नहीं हो जाएगा,
अगर tan phi एंगल पता लगाना है तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन AC। इस फॉर्मूले से हम ये पता लगा लेंगे कि जो हमारा नेट एक्सेलरेशन है वो सेंटर के साथ क्या एंगल बना रहा है। इससे क्या आ जाएगा, एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद सेंटर। ये है एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद सेंटर। सेंटर के साथ हमारा नेट एक्सेलरेशन एंगल क्या बना रहा है, 80 अपॉन AC बनाएगा। इन फॉर्मूले पे देखो एक सवाल लेते हैं, आया समझ में सर्कुलर मोशन का ये वाला पार्ट। दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। कौन कौन से, एक तो हो सकता है AC सेंट्रीपिटल, वो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म में भी रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको चेंज करने के लिए हमें जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन कहलाती है ना, कोई कर्व के साथ टेंजेंट खींचते वो डायरेक्शन कहलाती है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए होगा। समझ में आई बात। तो वो कहलाता है 80 और ये हो गया AC। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, रूट में AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। और ये नेट एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 80 अपॉन AC। समझ में आई बात। तो ये हमें ध्यान में रखना है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। क्लियर। अब देखो आगे इसका सवाल करते हैं। मान लीजिए कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है R, ये 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर। इस सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है v, ये v इज इक्वल टू है 2t। वेलोसिटी का टाइम के साथ एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, v बराबर क्या है, 2t है। समझ आई बात। आपको क्या पता लगाना है, क्वेश्चन देखो, एट t बराबर 2 सेकेंड, जब टाइम कितना है अपना 2 सेकेंड का है, उस समय हमें AT पता लगाना है, AC पता लगाना है, नेट एक्सेलरेशन पता लगाना है, और हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है ये भी पता लगाना है। क्या सवाल समझ में आए, AT बताओ, AC बताओ, X बताओ, टोटल, और जो टोटल एक्सेलरेशन एंगल बना है सेंटर के साथ उसकी वैल्यू बताइए। AT के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। AT के लिए क्या करेंगे, कितना हो गया, लेंगे, यानी कि AC निकालने के लिए हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो पहले तो पता लगाते हैं कि भाई t बराबर 2 सेकंड पे, t बराबर 2 सेकंड वाला टाइम है, उस पर वेलोसिटी कितनी है, 2 इंटू 2 यानी कि कितनी है, क्या t बराबर 2 सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड नहीं है। तो उस समय AC की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना, 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहां से टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू रूट में उस समय 8 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर यानी कि यह आ जाएगा 64 प्लस 4 यानी कि रूट में 68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन टोटल आ जाएगा। और ये एंगल कितना बनाएगा? tan फाई। tan फाई बराबर हो जाता है 80 अपॉन AC। तो 80 तो है अपना 8 और AC है 2, तो ये जाएगा 4। तो फाई की वैल्यू क्या दिखाएंगे? इसको ऐसे लिख देंगे tan इनवर्स 4। ये आंसर हो गया। यस 1/4 आ जाएगा। तो उस समय 80 तो है 2, 80 अपॉन AC, तो 2/8 यानी कि 1/4 यानी कि 5 बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1/4। ये आंसर आ जाएगा। 1/4 ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यही सेम काम आप t बराबर 1 सेकेंड पे करके बताओ। फाइंड ऑल अबव एट t बराबर 1 सेकेंड। AT तो कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। और AC AC कितना आया? 2 आया, बिल्कुल सही। फिर A कितना आ जाएगा? 2√2। फाई कितना आएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। तो AT देखो इस समय आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में, और AC भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टोटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एंगल है ये आ जाएगा 45 डिग्री। आ गया सभी का? आसान है ना? आया नहीं आया? तो इस तरह से हम AC और AT को निकालते हैं, और हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना एंगल बनाएगा हमारे सेंटर के साथ, उसकी वैल्यू भी इसी से निकालते हैं। ठीक है? क्लियर? ओके, तो ये होता है सर्कुलर। आप सर्कुलर मोशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन वगैरह किया, कोई डाउट हो तो? अब देखो, इसमें सर्कुलर मोशन में एक पार्ट ये रहता है कि कोई, जब अपन टर्न करते हैं, रास्ता मोड़ते हैं ना, तो उस समय हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हमारा गाड़ी है वो फिसले नहीं, है ना, बैंकिंग ऑफ रोड, या फिर रोड पे मिनिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो कि वो बाहर की ओर स्लाइड ना करे। तो ऐसे कुछ सवाल रहते हैं। तो सर्कुलर मोशन में अपन जो टर्निंग ऑफ गाड़ी है उसके कुछ चीजें समझ लेते हैं। तो टर्निंग ऑफ व्हीकल, तो व्हीकल का टर्निंग, इसमें जो अलग अलग कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी है विदाउट बैंकिंग ऑफ रोड। विदाउट ऑफ रोड। रोड का बैंकिंग से क्या मतलब है? रोड को एक सिरे से ऊपर उठाना, है ना।
जैसे सिंपल सी हमारी रोड ऐसी होती है, लेकिन इसको हम यहां से ऐसे ऊपर उठा लें इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा है जो प्रोफेशनल सड़कें होती है ना, जो बढ़िया इंजीनियर बनाते हैं, मोड़ जो देखोगे यहाँ पे आगे जाओगे, जैसे पुल आता है ना, ब्रिज, जो अंडरग्राउंड ब्रिज है, उस पे आप जाके देखना तो आपको दिखेगा कि क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा टर्न है ना रेलवे ट्रैक का, तो एक साइड से ट्रैक को ऊपर उठा दिया गया है ना। ये क्यों होता है, इसके बारे में पूरी डायनामिक्स है, फिजिक्स है इसके पीछे। और जो सड़क होती है, मान लो हाईवे पे भी सड़क जो होती है, जो बहुत अच्छे इंजीनियर से बनाई है, तो अगर कहीं पे टर्न है तो उस टर्न में सड़क को इधर से क्या करते हैं, बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वेलोसिटी जो होती है, सेफ वेलोसिटी जिससे टर्न किया जा सकते हैं, वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बैंकिंग जो टर्निंग ऑफ व्हीकल है, पहला ऑप्शन है बिना रोड के बैंकिंग के, रोड को बैंक हमने नहीं किया। तो ऐसे केस में रोड क्या है, सिंपल सी रोड है, सीधी ऐसी सपाट रोड है, और इस सपाट रोड पे कोई व्हीकल जो है हमारा, इस तरह का व्हीकल है ऐसे, ये मान लो गाड़ी जो है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। ये मान लो ट्रक है कोई, है ना, ट्रकों वाले गीत है जी। ये ट्रक जो है इस आर रेडियस के सड़क में मुड़ने वाला है ऐसे, है ना। लेकिन सड़क जो बनाई है किसी क्वालिफाइड इंजीनियर ने नहीं बनाई, उसने फ्लैट बना दी और उसमें कोई मोड़ दे दिया। अपने गली वगैरह की सड़कें तो ऐसे ही नॉर्मल ठेकेदार बनाते हैं, कोई बैंकिंग वगैरह नहीं देते, एकदम सपाट होती है ना। और गोडा भी घना ही फूटा भी बजे वो नहीं। पापा की परियां ब्रेक कैसे लगाती है, ऐसे पैरों से, है ना। तो और ये और है, गिरने के बाद दांत और काटे, यहाँ को नहीं सीरियस हो रहा, दो भाईलियां बैठी होते तो हंसन लाग जाए बुरी तरह से। तो देखो, बिना बैंकिंग के फ्लैट सड़क है, उस पे ऐसे मोड़ रहे हैं। तो अब अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हमें क्या चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, बैंकिंग तो कोई नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर है, तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, नहीं होगा भाई। नॉर्मल ऊपर की ओर है, तो ये दोनों तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। फिर कौन कर पाएगा, फ्रिक्शन। टायर और सड़क के बीच, टायर भी रफ है, तो दोनों के बीच रफ होने की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स करेगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा ना, जो टायर और सड़क के बीच का एफ, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। अब कितना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके उसके लिए हम देख लेते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r, और ये हो गया फ्रिक्शन, है ना। अगर ये गाड़ी बाहर की ओर स्लाइड, ये जो गाड़ी बाहर की ओर लगने वाला फोर्स है, कौन, बाहर की ओर जो लगने वाला फोर्स mv²/r, ये किससे कम होना चाहिए, फ्रिक्शन से कम होना चाहिए ना। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इससे कम होना चाहिए, है ना। अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, गाड़ी बाहर की ओर स्लाइड कर जाएगी, पलटा खा जाएगी ना। तो ये हो जाएगा, देखो mv²/r लेस देन होना चाहिए, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई, म्यू mg हो जाएगी। तो देखो m से m कैंसिल, यानी कि v स्क्वायर की वैल्यू
म्यू आर जी से कम होनी चाहिए, यानी कि वी की वैल्यू किससे होनी चाहिए, रूट म्यू आर जी से कम होनी चाहिए। यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वी मैक्स वो इससे ज्यादा गाड़ी बाहर की ओर स्लिप हो जाएगी, नहीं घूमड़ा हो जाएगा, बाहर की ओर स्लिप हो जाएगी। कहने का मतलब ये, इससे कम में चलाओगे तो बच, ये रोड ऐसी है, रोड ऐसी है हुई है, कोई ना कोई एंगल दिया हुआ है, उसके लिए क्या होगा वो भी देख लें। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन अगर आप रोड में बैंकिंग नहीं है और रोड की रेडियस है जो जी है वो तो 10 मीटर पर सेकंड, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.1 और जो रेडियस है वो है 4 मीटर का। बताओ इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा इस रोड के लिए, फॉर्मूले में पुट करें कितना जाएगा, तो आ जाएगा ना। तो v मैक्स की वैल्यू ऐसे केस में म्यू आर जी, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी सेफेस्ट वेलोसिटी से आप ले जा सकते हो अगर कोई रोड फ्लैट है, उसमें बैंकिंग नहीं है और उस रोड के ये स्पेसिफिकेशन हो तो। ठीक है, समझ में आई बात। अगर बैंकिंग हो तो क्या होगा, सर आप तो बैंकिंग हो या ना हो मारो पढ़ना तो फिक्स है नहीं, मैं तो पढ़सू ही पढ़सू है, बैंकिंग दे दो या ना दो। विदाउट बैंकिंग ये हो गया, अब बैंकिंग अगर हो तो ये नोट कर लिया क्या, लिख लो कोई नहीं। नेक्स्ट देखो, ये तो विदाउट बैंकिंग ऑफ रोड है, लेकिन रोड में बैंकिंग होती तो दूसरे केस में लेते हैं। ऑफ रोड में भी दो केस है, एक तो केस होता है विदाउट फ्रिक्शन और एक होता है विद फ्रिक्शन। एक तो रहता है विदाउट फ्रिक्शन, मतलब हमने रोड को बैंक कर दिया लेकिन वो फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ एकदम। तो ऐसे केस में क्या गाड़ी मुड़ सकती है, बिल्कुल मुड़ सकती है, बैंकिंग कर दिया मान लो इस तरह से, है ना, और ये एंगल कोई है थीटा, मान लो सड़क में कितना बैंकिंग किया हमने, थीटा एंगल का बैंकिंग कर दिया। थीटा एंगल का बैंकिंग करने के बाद में हमने कोई गाड़ी लिया, इस तरह से, ये मान लो अपन ने गाड़ी लिया, ये दोनों पहिए हैं उसके गाड़ी के, है ना, इस तरह का केस बैंकिंग है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो तो अपने पास कौन कौन से फोर्स है, देखो एक तो नॉर्मल फोर्स है इस तरफ और mg पूरा नीचे की ओर है। भाई सेंट्रीफ्यूगल तो इधर रहने वाला है mv स्क्वायर अपॉन आर, तो सेंट्रीपिटल इधर कौन प्रोवाइड करेगा, देखो mg तो प्रोवाइड करने से रहा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर देगा ना, नहीं करेगा क्या, देखो भाई हमें तो इस तरफ चाहिए ना सेंट्रीपिटल, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होता, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें इस तरफ चाहिए। mg देखो इसके पूरे 90 डिग्री पे है, तो mg का और इसका तो आंकड़ा वो 36 का आंकड़ा होता है ना, 90 डिग्री का आंकड़े में
कोई एम 90 डिग्री पे है कोई दूसरा वेक्टर, तो उस डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो एम जी कोई सपोर्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने में? नहीं मिलेगा। कौन देगा फिर? नॉर्मल रिएक्शन दे सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन का जो ये कंपोनेंट होगा, अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी और इसका ये कंपोनेंट एंगल, ये सब चीजें, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है, एम जी हो जाता है ना। अब देखो ये एम जी कॉस थीटा हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन का ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये अगर एंगल देखें ये वाला, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, होगा या नहीं होगा? ये जेड बन रहा है ना ऐसे, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। और नॉर्मल रिएक्शन का अगर ये एंगल देखें, जैसे ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस क्या हो जाएगा? थीटा। ये हो गया वापस थीटा, हो जाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन का ये जो कंपोनेंट जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा? एन। क्या साइन थीटा नहीं हो जाएगा क्या? बताओ, हो जाएगा ना? तो पहली बात तो एन किसके बराबर है? एम जी कॉस थीटा के बराबर है। एन किसके बराबर है? एम जी कॉस थीटा के। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है अपन को इस बार? तो एन साइन थीटा किसके बराबर हो गया? एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो गया, हो जाएगा। तो यहां से हम एन का वैल्यू रखें, या फिर इसको थोड़ा सा अपन, एक मिनट, इसको ऐसा ना लेके मैं एम जी के कंपोनेंट नहीं करता, मैं एन का, देखो ये कंपोनेंट ले लूं तो ये एन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना इसको वापस। नॉर्मल के मैंने ये कंपोनेंट कर दिया एन कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कर दिया एन साइन थीटा, एमजी को यहीं का यहीं रखा। तो पहली इक्वेशन में जो एन कॉस थीटा होगा, एन कॉस थीटा वो किसके बराबर होगा? देखो गड़बड़ क्या होती है कि एमजी का कंपोनेंट कर रहे हैं, तो एमजी का फिर ये एमजी साइन थीटा भी तो करना पड़ेगा, तो गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी। इससे इसका इसके अलावा अपन क्या करते हैं, एमजी को इधर रखते हैं, एमबी स्क्वायर बना इधर रखते हैं, नॉर्मल के खाली कंपोनेंट कर देते हैं और फिर सारा बैलेंस कर देते हैं। तो एन कॉस थीटा एमजी के बराबर आ जाता है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? एमजी अपॉन में कॉस थीटा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, आई बात समझ? अब एन साइन थीटा जो होगा हमारा, वो किसके बराबर है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो एन की वैल्यू यहां पे रखा, ये हो जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा इंटू बराबर किसके? एम से एम कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट में आर जी टेन थीटा आ जाएगी। तो इस वेलोसिटी पे, एग्जैक्टली इस वेलोसिटी से अगर कोई गाड़ी ऐसी रोड जो बैंक हो रखी है और उसमें फ्रिक्शन नहीं है, एग्जैक्टली इस वेलोसिटी से जाती है, तो वो स्लाइड नहीं वेलोसिटी से कम है तो नीचे है, तो एग्जैक्टली इसी वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। कितना? रूट आर जी टेन थीटा से ही जाना पड़ेगा। इससे ज्यादा में जाएगा तो स्लाइड करेगी, इससे कम में जाएगा तो नीचे की ओर स्लाइड करेगी। बस ये डिफरेंस रहता है। ये विदाउट फ्रिक्शन का केस, विद फ्रिक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो भी अपन देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। ये विदाउट फ्रिक्शन था बैंकिंग का केस, सेकंड इसमें विद फ्रिक्शन। विद फ्रिक्शन ले, जैसे ये रोड बैंक कर रखी है हमने ऐसे, ये एंगल थीटा है और यही गाड़ी है सब,
देखो ये गाड़ी है और फ्रिक्शन भी है इस बार। फ्रिक्शन किस तरफ होगा? नीचे की ओर भी हो सकता है, ऊपर की ओर भी हो सकता है। नीचे की ओर कब होगा? जब गाड़ी में स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो, गाड़ी ऊपर की ओर स्लाइड होने वाली है, तब फ्रिक्शन क्या होगा? नीचे की ओर। लेकिन गाड़ी जब नीचे की ओर स्लाइड होने वाली है, तब फ्रिक्शन क्या होगा? ऊपर की ओर। तो अपन पहले फ्रिक्शन नीचे की ओर ले लेते हैं, ये एफ, फ्रिक्शन नीचे की ओर ले लिया। और इस पे और दूसरे फोर्सेस जो है, नॉर्मल रिएक्शन एन इधर आ जाएगा, एम जी इधर आ जाएगा, ये सारे फोर्सेज आ जाएंगे। ये एंगल थीटा हो गया, और इस डायरेक्शन में हमारा यहां पर ये तो बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये नॉर्मल फोर्स, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब देखो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर है, या फिर इसको ऐसे इधर ले सकते हैं। फ्रिक्शन अपना इधर है, एक तरह से इधर फोर्स है अपना फ्रिक्शन, है ना। और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है एम जी अपना इस तरफ है, ये एम जी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, जैसे फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू ले लेते हैं। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाती है? म्यू टाइम्स एन होती है। होती है नहीं होती? होती है ना। अब म्यू टाइम्स एन होती है। अब नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है उसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, क्या होगी? क्या एम जी कॉस थीटा के बराबर होगी? हम्म हम्म देखो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको मैं इसका वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो सीधा बता देता हूँ। जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वी मैक्स, ये तो होती है रूट में आर जी, रूट में आर जी हो गया। अंदर देखो अंदर क्या आता है? अंदर आता है, एक में आता है म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - म्यू टेन थीटा। ये तो मैक्सिमम परमिसिबल, यानी कि इससे ज्यादा जाएगा तो ऊपर की ओर स्लाइड कर जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह ध्यान में। तो नीचे 1 - म्यू टेन थीटा कर दीजिए, ये तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसमें मिनिमम का जो आएगा वी मिनिमम, कि उससे कम में चलाया तो नीचे वो बनता है, रूट में आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन में म्यू प्लस टेन थीटा। देखो वी मैक्स याद कैसे रखोगे फॉर्मूला? वी मैक्स ज्यादा होना चाहिए, वी मिनिमम कम होना चाहिए। इसको ज्यादा करने के लिए ऊपर तो कर दिया प्लस और नीचे कर दिया, और इसको कम करने के लिए ऊपर कर दिया माइनस, नीचे कर दिया। ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। ये तो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी और ये मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी कहलाती है। जो ये वैल्यू है इसको तो बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी, और ये कहलाती है मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी। समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना, रूट में आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 - म्यू टेन थीटा, या फिर रूट में आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ऐसा करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये अपना सर्कुलर मोशन का कंप्लीट होता है थ्योरी। इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो आता है एक पॉइंट, उसमें वर्क एनर्जी पावर के प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है,